तो हम जारी कर रहे हैं सेल रेस्पिरेशन, और आप जानते हैं अब तक मैं ग्लाइकोलिसिस आपको बता चुका हूं, और अब हम एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में देखेंगे क्या कॉमन क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो इस टाइम पर जो मैं करूंगा 14.4 एरोबिक रेस्पिरेशन, इसमें दूसरा जो मैं करूंगा वो एम्फीबॉलिक पाथवे ये रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट 14.5 एंड 14.6 एम्फीबॉलिक पाथवे। पहले वाला काम हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, उसमें हम देख चुके हैं कि ग्लूकोस जो है दैट हैज़ बीन ब्रोकन डाउन इनटू पायरुवेट, और ये पायरुवेट 2 मॉलिक्यूल बने हैं। मुझे ये याद है यहाँ पर 6 कार्बन थे और ये 3 कार्बन का पायरुवेट बनता है, और कोई भी डीकार्बोक्सिलेशन नहीं हुआ है। इसका मतलब उसके 6 के 6 कार्बन इंटैक्ट है। अब हम ये कह रहे हैं कि पायरुवेट विल बी ऑक्सीडाइज्ड completely in the presence of oxygen and therefore I am calling it as aerobic respiration। दूसरी चीज हम ये जानते हैं कि अगर पायरुवेट को हम ऑक्सीडाइज करेंगे तो तय है कि कहीं ना कहीं से हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे होंगे, रिड्यूसिंग पावर बनाएंगे, फिर उन इलेक्ट्रॉन्स को एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में डालेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पर इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा तो कुछ एनर्जी रिलीज होगी, जिसकी मदद से किसी तरह हम एटीपी बनाएंगे, जिसे हमने कहा था ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, और ये इलेक्ट्रॉन आखिर में किसके पास पहुंचेंगे? ऑक्सीजन के पास पहुंचेंगे। ये बात मुझे उम्मीद है आपको शुरू में ही बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब ये जो 2 प्रोसेस मैं आपसे कह रहा हूं कि आप पायरुवेट को पूरी तरह से ऑक्सीडाइज करेंगे, तो इसमें ऑक्सीडाइज भी करेंगे और जो तीनों कार्बन है उसको आपने डीकार्बोक्सिलेट भी करना है। इसका मतलब यह हुआ कि अब CO2 प्रोड्यूस होनी शुरू होगी। तो जो पहला रिएक्शन है वो ये है कि पायरुवेट का डीकार्बोक्सिलेशन होगा और इससे एसिटाइल को एंजाइम A बनेगा। पहली चीज तो ये याद रखिए, ये 2 कार्बन का कंपाउंड है, ये 3 कार्बन का कंपाउंड है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो ये बात तय है कि यहां पर एक डीकार्बोक्सिलेशन हुआ और मैंने इसको ऑक्सीडाइज किया। ऑक्सीडाइज करने का मतलब मैं अब समझ पा रहा हूं कि मैंने इसके इलेक्ट्रॉन्स निकाले हैं, तो मैंने उनकी मदद से रिड्यूस किया NAD+ को और जनरेट किया NADH, और ये रिड्यूसिंग पावर बना दी। एक ग्लूकोज से 2 बनेंगे क्योंकि ये एक पायरुवेट कन्वर्ट हुआ है एसिटाइल कोए में। याद रखिए 2 NADH कहां बन चुके हैं? ग्लाइकोलिसिस में। बाद में यील्ड काम आएगी, यील्ड की कैलकुलेशन में ये काम आएंगे, और यहां पर आपने ये NADH बना दिया। इसीलिए इस स्टेप को अब आप देखिए ये कह सकते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। तो मुझे उम्मीद है ये शब्द आपको समझ में आ गया होगा, और आपको मैंने पहले भी बताया था कि ये एंजाइम 100% डिहाइड्रोजिनेस होना चाहिए, और एंजाइम्स आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू द सबस्ट्रेट दे एक्ट अपॉन। सो दिस एंजाइम हैज टू बी पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस। ये एंजाइम क्या होगा? पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस होगा, जिसका कोफैक्टर होगा मैग्नीशियम आयंस। क्या होंगे? मैग्नीशियम आयंस। तो इस काम के लिए ये पायरुवेट हमने पहले देखा था कि ये ट्रांसपोर्ट होगा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, और फिर ये पायरुवेट पूरी तरह से कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होगा। ये ऑक्सीडेशन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होगा। वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जब आप निकालेंगे रास्ते में, उन इलेक्ट्रॉन से रिड्यूसिंग पावर बनाएंगे और फिर उन इलेक्ट्रॉन्स को एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में डालेंगे, और वो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जब इलेक्ट्रॉन को आप ट्रांसपोर्ट करेंगे तो उसकी मदद से किसी तरह से ADP में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जोड़ेंगे और ATP बनाएंगे, जिसे मैंने पहले कहा था ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। वो वाला जो पार्ट है वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे होगा। याद कीजिए सेल बायोलॉजी, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की फिजियोलॉजी और एनाटॉमी काफी चेंज होती है। इट इज थ्रोन इनटू फोल्ड्स ताकि उसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा हो, और बहुत सारा ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कंपोनेंट्स हैं वो किस में पड़े हों, उस बेसिकली किस में हो, उस इनर मेम्ब्रेन में हो। तो यहां देखिए जो पहला क्वेश्चन है आपकी NCERT का, मैं जो अभी आपको एक्सप्लेन किया, ये 2 क्रूशियल इवेंट्स एरोबिक रेस्पिरेशन में, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट and passing of the electrons to molecular oxygen, simultaneous synthesis of ATP। यही मैं आपसे बात कर रहा हूं। इंटरेस्टिंग चीज आपकी NCERT कह रही है कि पहला प्रोसेस मैट्रिक्स में हो रहा है
और जो दूसरा प्रोसेस है वो इनर माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। ये वो रिएक्शन है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। एंजाइम का नाम देखिए पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस है, और मैग्नीशियम आयन आप देखिए कि ये इसका कोफैक्टर है। मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई। तो अब हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि हमने पायरुवेट को किस में कन्वर्ट कर दिया, एसिटाइल को एंजाइम ए में। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस मॉलिक्यूल पर नजर रखिएगा। ये बहुत सारे जो मेटाबॉलिक पाथवे हैं उनका मेल्टिंग पॉट है। कई जगह से ये जो एसिटाइल को है उस पर आकर के कन्वर्ज होते हैं मेटाबॉलिक पाथवे। फॉर एग्जांपल जब हम फैटी एसिड्स से एनर्जी लेंगे तो फैटी एसिड्स को तोड़ करके आप एसिटाइल कोए बनाएंगे, एंड देयरफॉर फैटी एसिड्स विल एंटर इनटू द रेस्पिरेटरी पाथवे एज 2 कार्बन फ्रेगमेंट्स, एंड दीज 2 कार्बन फ्रेगमेंट्स आर एक्चुअली एसिटाइल को एंजाइम ए। मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। सो आगे चलते हैं। इसके बाद जो अगला स्टेप है, हम कर क्या रहे हैं आप जानते हैं, हम बहुत सारे स्टेप्स में ग्लूकोज को तोड़ रहे हैं। 10 स्टेप यहां पर थे, एक स्टेप ये हो गया। अब 9 स्टेप्स किसके आएंगे, क्रेब्स साइकिल के। सो क्रेब्स साइकिल के कितने स्टेप्स आएंगे, 9 स्टेप्स आएंगे। जनरली जो कन्वेंशनल जो क्वेश्चंस हैं, देखिए एसिटाइल को ए याद रखिएगा, इसमें 2 कार्बन हैं और ये एक 4 कार्बन के कंपाउंड से जुड़ता है जिसे ऑक्जेलो एसीटेट कहते हैं, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। और आप देखिए इन दोनों से मिलकर के एक 6 कार्बन का कंपाउंड बनेगा, मॉलिक्यूल बनेगा। बताइए उसका नाम क्या है। सो यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, इसका नाम है सिट्रेट। आपने सिट्रिक एसिड हो सकता है कहा हो, तो ये कितना है, 6 कार्बन है। यहां पर इस एंजाइम का नाम याद रखिए। डू यू नो द नेम ऑफ द एंजाइम हियर? सो दिस एंजाइम इज सिट्रेट सिंथेस या सिट्रेट सिंथेटेस। ये एंजाइम है, ये फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज के बाद दूसरा की एंजाइम है जिस पर आप एरोबिक रेस्पिरेशन को रेगुलेट करते हैं। तो ये बहुत की चीज याद रखिएगा। उसके बाद में आप जानते हैं, अगर आपने बहुत डिटेल में पढ़ा है, बीच में एक इंटरमीडिएट बनता है एकोनिटेट, फिर बनता है आइसोसिट्रेट, उनमें भी 6 कार्बन है। और देन देयर वुड बी डी कार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन। इसका मतलब यह हुआ कि पहला ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन यहां कहीं पर होगा और एक 5 कार्बन का कंपाउंड बनेगा जिसे आप अल्फा कीटो ग्लूटारेट कह रहे हैं। सो इसको पूरा लिख देते हैं, अल्फा कीटो ग्लूटारेट या ग्लूटारिक एसिड अगर आप कह रहे हैं। सो ये आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस। देखिए अब मुझे बहुत सारी चीजें नाम ही याद है, मुझे पता है इस एंजाइम का नाम क्या होगा, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस। आई नो दिस इज डिहाइड्रोजिनेस फैमिली। मुझे पता है यहां पर एक कार्बन डाइऑक्साइड और निकल गई है। देखिए ग्लूकोज के 2 कार्बन यहां पर एंटर कर रहे हैं, उनमें से एक कार्बन यहां पर निकल गया है और आपने 5 कार्बन का एक मॉलिक्यूल रीजनरेट किया है। बड़े ध्यान से देखिए, तो एक कार्बन रह गया है ग्लूकोज का, भी एक ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन और होगा। और यहां पर क्योंकि ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है तो हमें पता है कि आपने Na+ से क्या जनरेट कर लिया, NADH। ये रिड्यूसिंग पावर बना दी है। अभी इलेक्ट्रॉन्स के पास बहुत एनर्जी है, वो रिड्यूस कर सकते हैं किसको, NAD+ को। तो मुझे उम्मीद है ये स्टेप आपको समझ में आया। इसके बाद में आप जानते हैं कि बीच में एक कंपाउंड बनता है, इसे हम कहते हैं सक्सिनाइल को ए, और उससे बनता है फिर सक्सिनेट, उससे बनता है सक्सिनेट। और देखिए यहां पर एक और ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हुआ है। सो अगर आप अपनी एनसीईआरटी में यहां पर देखें तो जहां क्रेब्स साइकिल आपने इन्होंने दी हुई है, अगर आप यहां पर देखें तो ये अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से सीधा सक्सिनेट की बात हो रही है। तो बीच में एक चीज बनती है सक्सिनाइल को ए। सो अगर हम इसको मिटाएं और आपकी एनसीईआरटी के हिसाब से चलें तो देखिए ये 4 कार्बन का मॉलिक्यूल बना है, 4 कार्बन का मॉलिक्यूल बना है। इसका मतलब आप जानते हैं बीच में एक और डीकार्बोक्सिलेशन हो चुका है, एक और डीकार्बोक्सिलेशन हो चुका है। और इस डीकार्बोक्सिलेशन की वजह से जो ग्लूकोज के जो 2 कार्बन घुस रहे थे क्रेब्स साइकिल में इस एक पर्टिकुलर राउंड में, उसमें हमने ये देखा कि वो दोनों कार्बन यूज हो चुके हैं। ये बात मैं आपको फिर याद दिला दूं कि ग्लूकोज से 2 पायरुवेट बने थे,
तो हर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए ये क्रेब्स साइकिल के 2 राउंड्स होंगे। सो इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अब देखिए बड़े ध्यान से, बहुत ध्यान से मेरी बात को देखिएगा। यहीं पर आपने NAD+ से क्या बनाया है, NADH बनाया है, क्योंकि अभी भी इलेक्ट्रॉन्स के पास में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी है। और कहने की बात ही नहीं है, अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम का नाम इस्तेमाल होगा। और यहाँ पर एक आपने सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन को याद रखना है। किसी तरह से आपने GTP से क्या बनाया, ATP। इसको पढ़िए, एक क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है कि ये कहाँ पर हो रहा है। सो ये एक ATP मॉलिक्यूल नेट रिजल्ट बन गया, डायरेक्ट ATP मॉलिक्यूल एक बना है, ये बना है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से क्रेब्स साइकिल में। तो मुझे उम्मीद है ये बात आपकी समझ में आ रही है। अब आप ये समझ गए कि यहां पर आपने एक और रिड्यूसिंग पावर बना दी है। अब इसके आगे जब आप चलते हैं, देखिए, तो अब इसके आगे आपकी NCERT यहां पर देखिए थोड़ा डिटेल ज़्यादा है, लेकिन मैं थोड़ा शॉर्ट में जा रहा हूं। सक्सिनेट से क्या बना रही है, मैलेट, बीच में एक फ्यूमरेट और बनेगा, तो कोई बात नहीं। हमने यहां पर सक्सिनेट से क्या बनाया, मैलेट बनाया। और आप ये जानते हैं बीच में अब कोई डीकार्बोक्सिलेशन नहीं होना है, लेकिन ऑक्सीडेशन हो सकता है। अभी भी इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर सकते हैं। यहां पर जो मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट कर रहे हैं इसमें से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सकते हैं, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अभी उसमें उतनी एनर्जी नहीं है कि ये NAD+ को रिड्यूस कर सके। तो यहां पर आप FAD से को रिड्यूस करके FADH2 बनाते हैं। सो ध्यान दीजिएगा, FAD से आपने क्या बनाया, FADH2। आई एम फॉलोइंग द स्टेप्स दैट आर गिवन इन योर NCERT। द थिंग्स आर मच मोर कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन लेट अस नाउ कीप आवरसेल्व्स टू NCERT। मुझे पूरी उम्मीद है जब आपको बेसिक समझ में आ जाएंगे और आप मास्टर क्लास करेंगे तो उसमें मैंने हर एक चीज़ को बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया है। सो यहाँ पर आप ये समझ गए, ये मैलेट हो गया। अब देखिए इसके बाद में अब आपने एक और, देखिए अगर हम यहीं से देखें तो यहीं से 4 कार्बन बन गए थे, तो मुझे पक्के तौर पे पता है कि डीकार्बोक्सिलेशन नहीं होना है और मुझे रीजनरेट करना है ये 4 कार्बन का ऑक्जेलो एसीटेट। सो मुझे इस कंपाउंड को, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड को क्या करना है, रीजनरेट, तभी मैं ये साइकिल बार बार चला पाऊंगा। तो साइकिल का मतलब ही ये है कि इस कंपाउंड को आपने रीजनरेट करना है, वो यहां से आप करेंगे। और एंजाइम का नाम है मैलेट डिहाइड्रोजिनेस, मैलेट डिहाइड्रोजिनेस। और अब की बार आपके पास में इतना, इसके ऑक्सीडेशन में इतना इलेक्ट्रॉन में एनर्जी थी कि यहां पर भी आप NAD+ को रिड्यूस कर पाए। सो आपने NAD+ को रिड्यूस किया। मुझे उम्मीद है ये आपको बात समझ में आ गई। और इससे फिर आपने क्या रीजनरेट कर लिया, एसिटाइल को एंजाइम A। देखिए एक टर्न ऑफ क्रेब्स साइकिल में 1, 2 और 3 NADH और एक FADH2 और एक ATP। तो इट विल बी यूजफुल अगर हम यहां पर लिख लें। तो क्रेब्स साइकिल के एक टर्न में आपने 3 NADH बनाए, ये रिड्यूसिंग पावर को हम देख रहे हैं। एक आपने FADH2 बनाया और एक आपने सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से ATP बनाया। मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई। सो ये जो सारे क्वेश्चंस हैं किसके ऊपर आ सकते हैं, क्रेब्स साइकिल के ऊपर आ सकते हैं। इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, हांस क्रेब ने इसको डिस्कवर किया था। सो वो सारी की सारी चीज़ें हम सारे क्वेश्चंस के हिसाब से ज़रूर करेंगे। बेसिक आइडिया आपको लग गया होगा। अब आप ये देखिए कि ये NADH, FADH2, ATP वगैरह और जो बने थे किस में, ग्लाइकोलिसिस में, और जो किस में बना था, पायरुवेट के डीकार्बोक्सिलेशन में, वो सब माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में है। वहां पर ये रिड्यूसिंग पावर है। इनमें हमने वो इलेक्ट्रॉन्स रखे हुए हैं जिन इलेक्ट्रॉन्स का अब हम इस्तेमाल करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर। और फिर इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को की मदद से कुछ एनर्जी रिलीज होगी और ATP बनाएंगे और आखिर में इन इलेक्ट्रॉन्स को टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को देंगे। और क्योंकि हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं तो इस केस में हमारा जो टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा वो ऑक्सीजन होगा। तो अब हम आ रहे हैं, तो देखिए यहां पर ये हमने ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में इतना पार्ट आपको मैंने बता दिया क्या क्या आ सकता है। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। और देखिए यहां लिखा है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इस शब्द का अब हमें बहुत अच्छी तरह से मतलब है और हम जानते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये बेसिकली इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में है। देखिए
बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनिए। मैं यहाँ पर अभी आपको क्वेश्चंस के हिसाब से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को सिंप्लीफाइड तरीके में एक बार प्रेजेंट करूँगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा टेढ़ा टॉपिक है, तो आप हमें अगर रिक्वेस्ट करेंगे तो इसके ऊपर हमारे पास एक वीडियो है जहां पर हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की इंट्रिकेसीज काफ़ी डिटेल में डिस्कस की है। आई विल बी वेरी हैप्पी टू शेयर दैट पर्टिकुलर वीडियो विद यू, टाइम परमिटिंग। आप भी अपने टाइम का ध्यान रखिएगा। सो अगर टाइम है तो फिर आप उसको देख सकते हैं। उसमें हमने बहुत डिटेल में बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। ये जो नया डायग्राम आया है आपकी एनसीईआरटी में, बहुत क्रिटिकल डायग्राम है, बहुत क्रिटिकल डायग्राम है। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर बताऊंगा, लेकिन अगर आपने डिटेल समझनी है तो आप कहेंगे तो हम आपसे वो वीडियो शेयर करेंगे। लेकिन फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर टाइम अवेलेबल है तब करिएगा इस काम को। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का थोड़ा सा बेसिक आइडिया मैं आपको दे देता हूँ। तो अब पहले तो हम अपना यहाँ पर ये जो स्टेप्स है, जो मेटाबॉलिक पाथवे है, इसको कंप्लीट करते जा रहे हैं। तो अब हमने ये देखा कि ये एसिटाइल कोएंजाइम है, इट एंटर्ड इनटू क्रेब्स साइकिल, और आपने रास्ते में वो रिड्यूसिंग पावर बना दी। और वो रिड्यूसिंग पावर अगर आप बड़े ध्यान से देखें तो देखिए 6 NADH क्रेब्स साइकिल की अगर हम बात करें, क्योंकि फॉर ईच ग्लूकोज 2 बार ये क्रेब्स साइकिल चलेगी। 2 FADH2, 2 ATP, 2 ATP, ये देखिए बड़े ध्यान से। मैं लेकिन अभी आपका ध्यान केवल किस पर दिला रहा हूँ, रिड्यूसिंग पावर पे। और आप ये याद रखिए कि ये जो 2 NADH है, ये पायरुवेट से एसिटाइल कोए वाले रिएक्शन से हमें मिले, और 2 हमें ग्लाइकोलिसिस से मिले। तो टोटल NADH हमारे पास 10 है, और 2 क्या है, FADH2 है। मुझे उम्मीद है ये कैलकुलेशन बहुत आसानी से आपको समझ में आ रही होगी। सो आई होप दिस थिंग इज एब्सोल्युटली क्लियर। तो देखिए, अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को। मैं इसका बेसिक कंसेप्ट आपको बताता हूं। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जो कंपोनेंट्स हैं वो ज़्यादातर प्रोटीन है, सारे नहीं। मैंने क्या कहा, ज़्यादातर क्या है, प्रोटीन्स हैं। और देखिए, ये आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। So just to give you the basic idea, we will not be going into a lot of detail, लेकिन कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये हमने कहा आउटर मेम्ब्रेन, ये हमने कहा इनर मेम्ब्रेन, और ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है। ये वाली जगह इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, और यहाँ पर मैट्रिक्स है। तो अब हम ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में 5 कॉम्प्लेक्सेस हैं। इसको आपने कहा कॉम्प्लेक्स 1, एक को आपने कहा कॉम्प्लेक्स 2, एक को आपने कहा कॉम्प्लेक्स 3 ऑब्वियसली, एक को आपने कहा कॉम्प्लेक्स 4, और एक को आपने कहा कॉम्प्लेक्स 5। सो इसको थोड़ा सा अलग तरीके से बना रहे हैं, इसको हमने कहा कॉम्प्लेक्स 5। तो देखिए, 5 कॉम्प्लेक्सेस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। तो अब आप बड़े ध्यान से देखिए, जो कॉम्प्लेक्स 1 है, कॉम्प्लेक्स 1 जिसको आपने कहा NADH डिहाइड्रोजिनेस, कॉम्प्लेक्स 2 सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, कॉम्प्लेक्स 3 साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स 4 साइटोक्रोम C ऑक्सीडेस, और कॉम्प्लेक्स 5 ATP सिंथेटेस या सिंथेस। ये नाम आपको याद होने चाहिए। तो मुझे उम्मीद है अभी आपके सामने जो मैंने नाम कहे वो आपको पहले से ही आते थे। तो देखिए, यहाँ पर NADH है, तो बहुत ग्रॉस तरीके से मैं बात कर रहा हूं, और NADH के इलेक्ट्रॉन्स हमने यहां पर दे दिए। सो यहां पर हमने रीजनरेट कर लिया NAD+, 2 इलेक्ट्रॉन मैंने यहां पर भेज दिए, एक H+ आयन अलग हो गया। तो देखिए, मैंने यहां पर क्या कहा कि आपने इसके, ये जो रिड्यूसिंग पावर थी मैट्रिक्स में, इसके इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 1 में दे दिए। कॉम्प्लेक्स 1 से ये इलेक्ट्रॉन एक कैरियर के पास जाएंगे। इस कैरियर को आप कहते हैं यूबिक्विनॉन। ये वो कैरियर है जो प्रोटीन नहीं है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, और ये हाइड्रोफोबिक है। ये विद इन द मेम्ब्रेन ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन्स को एक से दूसरे तक। तो बड़े ध्यान से देखिएगा, एक कॉम्प्लेक्स से किसी और कॉम्प्लेक्स तक ट्रांसपोर्ट करेगा विद इन द मेम्ब्रेन, हाइड्रोफोबिक है। इसको हमने कहा यूबिक्विनॉन,
इसको आप कोएंजाइम क्यू भी कह सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट मेडिसिन है। क्यों एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत पड़ती है माइटोकॉन्ड्रियल, वो आप फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में देखेंगे। ये इलेक्ट्रॉन जब यहां से इसको ट्रांसफर होंगे तो ये रिड्यूस हो जाएगा, ये रिड्यूस हो जाएगा, और रिड्यूस हो जाएगा तो ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और इसके बाद में देखिए जो FADH2 है उसके इलेक्ट्रॉन्स कॉम्प्लेक्स 2 से जाते हैं। सो लेट अस मार्क 1 2 3 4 एंड 5। सो 5 को हमने कहा ATP सिंथेस। तो देखिए इसमें जो कॉम्प्लेक्स 1 है, कॉम्प्लेक्स 3 है और कॉम्प्लेक्स 4 है, ये प्रोटॉन पंप हैं, ये प्रोटॉन पंप हैं। ध्यान रखिएगा कॉम्प्लेक्स 2 प्रोटॉन पंप नहीं है। मैंने जिस कैरियर की बात करी वो यूबिक्विनोन है, इसको मैं कह रहा हूं कि ये प्रोटीन नहीं है। ये यूबिक्विनोन कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2 दोनों से इलेक्ट्रॉन्स गैदर करेगा और पहुंचाएगा कॉम्प्लेक्स 3 के पास में। तो ध्यान से देखिए कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2 के इलेक्ट्रॉन्स किसके पास आएंगे, यूबिक्विनोन के। और ये यूबिक्विनोन मैंने आपसे कहा कि मेम्ब्रेन के विद इन माइग्रेट करेगा और वो इलेक्ट्रॉन्स को कहां पर पहुंचाएगा, कॉम्प्लेक्स 3 के पास में, जिसे हमने कहा था BC1 कॉम्प्लेक्स। तो मुझे उम्मीद है ये बात समझ में आ रही है। क्रिटिकल बात ये समझने की है कि NADH के इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 1 से घुस रहे हैं और FADH2 के इलेक्ट्रॉन्स कॉम्प्लेक्स 2 से घुस रहे हैं। दूसरी चीज यहां नजर डालिए कि कॉम्प्लेक्स 1 प्रोटॉन पंप है, कॉम्प्लेक्स 2 प्रोटॉन पंप नहीं है। तो हम ये कह रहे हैं कि जब ये ट्रांसफर होगा, इसके इलेक्ट्रॉन यहां है, इसके इलेक्ट्रॉन यहां है, और ये कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2 से इलेक्ट्रॉन यूबिक्विनोन ने कहां पहुंचा दिए, कॉम्प्लेक्स 3 में। तो इस ट्रांसपोर्ट में ये डाउन हिल ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो कुछ एनर्जी रिलीज होगी और उसकी मदद से ये प्रोटॉन को पंप करेगा। सो दिस विल पंप द प्रोटॉन इनटू द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। सो यहां पर एक्चुअली जो प्रोटॉन पंप होते हैं, जो प्रोटॉन ट्रांसलोकेट होते हैं, वो बेसिकली 4 हैं। द नंबर इज एक्चुअली 4। तो ये बात याद रखिएगा, यहां पर नंबर कितना है, 4। लेकिन मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूं, जैसा मैंने आपसे कहा था कि ये 4 कैसे, इट इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट कंसेप्ट के 4 कैसे। एक्चुअली हमें ढंग से पता भी नहीं है कि हाउ टू एक्सप्लेन कि ये 4 क्यों ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। खैर वो बात की बात है, पहले आप ये समझ लीजिए। मैं फिर बहुत धीरे से रुक के एक बात बता रहा हूं कि NADH के इलेक्ट्रॉन, आपने देखिए NADH में इलेक्ट्रॉन कहां से आए, आपने ग्लूकोज के इलेक्ट्रॉन्स निकाल के ये रिड्यूसिंग पावर बनाई। अब इस रिड्यूसिंग पावर के इलेक्ट्रॉन्स आपने कॉम्प्लेक्स 1 में, इसके कॉम्प्लेक्स 2 में। याद रखिए एंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस जो कि Krebs साइकिल का एंजाइम था। द की रोल दैट इज प्लेड बाय दैट पर्टिकुलर एंजाइम इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। एंड प्लीज ट्राई टू रिमेंबर वन more question. What exactly is the location of succinate dehydrogenase enzyme? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। और हमने ये कहा कि यहां से आपने प्रोटॉन को इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में इकट्ठा करना शुरू किया। आपने एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन करने की कोशिश शुरू कर दी है। यहां प्रोटॉन्स का एक्सेस इकट्ठा कर रहे हैं। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन्स किस में आ गए, कॉम्प्लेक्स 3 में, साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C, देयर वुड बी सम अदर इंटरमीडिएट्स दैट विल बी इन्वॉल्व्ड। यहां पर आप देखेंगे FMN और आयरन सल्फर प्रोटीन्स इन्वॉल्व हैं, वो मैंने डिटेल में किसी और वीडियो में बताया हुआ है। अब देखिए यहां से इलेक्ट्रॉन एक और कैरियर करेगा। ये कैरियर जो कि साइटोक्रोम C आप कह रहे हैं, इट इज लोकेटेड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द इनर मेम्ब्रेन। दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये इलेक्ट्रॉन्स को इकट्ठा करेगा और ये पहुंचाएगा कहां पर, कॉम्प्लेक्स नंबर 4 के पास में। सो कॉम्प्लेक्स नंबर 4 के पास में जब पहुंचाएगा तब हमने देखा कि फिर क्योंकि ये डाउन हिल है तो कुछ एनर्जी रिलीज हुई होगी और इसकी मदद से फिर आप प्रोटॉन को कहां भेजेंगे, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में ग्रेडियंट आप इंक्रीज कर रहे हैं। फिर दिस नंबर विल बी 4। ये नंबर कितना होगा, 4 होगा। अब आप देखिए बड़े ध्यान से कि 4th के बाद में इलेक्ट्रॉन में अब इतनी एनर्जी नहीं बची कि आप बहुत सारे ट्रांसफर कर सके। अब आप केवल एक ट्रांसफर कर सकते हैं। इसलिए कॉम्प्लेक्स 4 से ये इलेक्ट्रॉन
टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास आने चाहिए, क्योंकि अब आपने काफ़ी एनर्जी निकाल ली है इलेक्ट्रॉन की, अब इनमें ज़्यादा एनर्जी नहीं बची है, केवल एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो सकता है और वो आपने ऑक्सीजन को दिया। सो दिस इज गिवन टू ऑक्सीजन, ये टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। तो आपकी एनसीईआरटी कह रही है, हम कह रहे हैं इसको एरोबिक रेस्पिरेशन, हमने यहाँ पे कहीं पे भी ऑक्सीजन इस्तेमाल होती नहीं देखी ग्लाइकोलिसिस में, यहाँ पर भी ऑक्सीजन को इस्तेमाल होते नहीं देखा, यहाँ पर भी ऑक्सीजन को इस्तेमाल नहीं होते देखा, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के शुरू में भी नहीं देखा। ये है, इसलिए आप इसको एरोबिक कह रहे हैं। ऑक्सीजन की प्रेजेंस वाइटल है, अभी देखेंगे किस दो वजह से। एक तो आपको समझ में आ गई कि ये जो टर्मिनल इलेक्ट्रॉन है ये किसके पास जाएंगे, ऑक्सीजन के पास जाएंगे, ये बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन को रिड्यूस किया जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। अब देखिए यहां पर भी प्रोटॉन ट्रांसफर होंगे एंड वी विल लेटर ऑन सी कि ये नंबर केवल 2 है। सो 4 4 2, तो टोटल जो प्रोटॉन यहां पर एक पेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से गए हैं, दे आर बेसिकली 10 इन नंबर। सो कितने प्रोटॉन हो गए, 10 इन नंबर। कहने का मतलब यह हुआ कि मैट्रिक्स से आपने H+ को कहां पहुंचा दिया, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, और आपने एक प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट कर दिया। तो मुझे उम्मीद है यह बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब ये जो प्रोटॉन का ग्रेडियंट आपने बनाया, ये प्रोटॉन वापस आने की कोशिश करेंगे क्योंकि ग्रेडियंट एस्टैब्लिश हो चुका है, लेकिन क्योंकि आयन है, आप जानते हैं ये जो फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर है इसके बीच में से डायरेक्टली डिफ्यूज नहीं कर सकते, सो दे विल कम थ्रू दी कॉम्प्लेक्स 5, और इस कॉम्प्लेक्स 5 को हमने क्या कहा, एटीपी सिंथेस। तो देखिए आपकी एनसीईआरटी का एक डायग्राम आपको दिखा रहा हूं, बड़े ध्यान से देखिए, ये वो डायग्राम है, देखिए ध्यान से, ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, ये देखिए इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, ये एटीपी सिंथेस है। सो दिस इज एटीपी सिंथेस, और आप देख रहे हैं F0 और F1 इसके कंपोनेंट है। ये एडीपी में फॉस्फेट को जोड़ के एटीपी बनाएगा, इसे आप फॉस्फोराइलेशन कहेंगे। इसके लिए आपने इलेक्ट्रॉन हटाए हैं, इसीलिए इसे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहेंगे। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्रोटॉन है अब इसके थ्रू जाएंगे। सो द प्रोटॉन विल गो थ्रू दिस, इसके थ्रू जाएंगे और वापस आएंगे कहां पर, मैट्रिक्स में। ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहा हूं आपको। तो इस प्रोसेस को आपने कहा केमियोस्मोसिस, इस प्रोसेस को आपने क्या कहा, केमियोस्मोसिस। और ये जब प्रोटॉन वापस आएगा तो ये जो रोटरी फंक्शन है इसकी वजह से जो एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है, यहां पर एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़ के आप क्या बना लेंगे, एटीपी बना लेंगे। सो मुझे उम्मीद है ये बेसिक जो पैरामीटर्स हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के आपको काफी कुछ क्लियर हुए होंगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपकी एनसीईआरटी ये कह रही है कि ये ठीक है कि ऑक्सीजन ने टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन अगर ये H+ आते चले गए अंदर तो ये जो ग्रेडियंट था ये एबॉलिश हो जाएगा, और एबॉलिश हो जाएगा तो फिर एटीपी सिंथेस की एक्टिविटी रुक जाएगी और एटीपी नहीं बनेगा। तो किसी भी तरह से ये ग्रेडियंट मेंटेन रहे, इसीलिए इस प्रोटॉन को हटाना बहुत जरूरी है। सो ये जो ऑक्सीजन है ना केवल टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है बल्कि टर्मिनल प्रोटॉन एक्सेप्टर भी है, ये प्रोटॉन को भी एक्सेप्ट कर रही है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन और H+ को एक्सेप्ट करके इट विल बी रिड्यूस टू वाटर, और ये वाटर मॉलिक्यूल बनता है। दोबारा समझिए, इस H+ को जो अंदर आ रहा है केमियोस्मोसिस में, इसको हटाना बहुत जरूरी है अगर केमियोस्मोसिस चलता रहे, क्योंकि अगर इसको नहीं हटाया तो ग्रेडियंट खत्म हो जाएगा और H+ जो है वो यहाँ इकट्ठा होगा और एटीपी सिंथेस की एक्टिविटी रुक जाएगी। इसको हटाने का रोल कौन प्ले कर रही है, ऑक्सीजन, वो यहाँ पर प्रोटॉन को भी एक्सेप्ट कर रही है और इस वजह से ड्राइव्स द होल प्रोसेस। सो देखिए कितनी इंपॉर्टेंट लाइन आपकी एनसीईआरटी में मैं बता रहा हूँ, वो ये है कि देखिए यहां पर आपकी एनसीईआरटी कह रही है येट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज वाइटल सिंस इट ड्राइव्स द होल प्रोसेस बाय रिमूविंग हाइड्रोजन फ्रॉम द सिस्टम। सो ध्यान दीजिए यहां पर क्या लिखा है, हाइड्रोजन फ्रॉम द सिस्टम। ऑक्सीजन एक्ट्स एज फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर। आई होप दिस थिंग इज एब्सोल्युटली क्लियर।
तो ये बात आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई। अब देखिए NaDH के इलेक्ट्रॉन यहां से घुस रहे हैं, तो एक रफ एनालॉजी दे रहा हूं, 1 2 3 प्रोटॉन पंप की बात हो रही है। तो हम आपको याद रखने के लिए बता रहे हैं कि एक NaDH से अप्रॉक्सीमेटली 3 ATP बन सकते हैं। और देखिए FADH को इलेक्ट्रॉन यहां पर घुस रहे हैं तो केवल 2 प्रोटॉन पंप पर एक्ट कर पा रहा है, तो इसलिए इसकी यील्ड कितनी होती है, 2 ATP होती है। पहले भी आप देख चुके हैं कि NAD को रिड्यूस करने के लिए काफी ज्यादा एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो FAD को रिड्यूस करने के लिए उतने ज्यादा एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स नहीं चाहिए। तो फिर देख लीजिए NADH के इलेक्ट्रॉन यहां से जा रहे हैं तो 1 2 3, और FADH2 के यहां से तो 2 प्रोटॉन पंप, तो आप इसलिए यील्ड करते हैं कि NADH से कितना 3 और FADH2 से कितना। तो देखिए अब बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिए, लास्ट में एक क्वेश्चन आता है यील्ड के बारे में। तो जब यील्ड के बारे में क्वेश्चन आता है तो 2 बातें बड़े ध्यान से समझिए। मैं आपको एक थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं, और उसके बाद में आप जब क्वेश्चंस करेंगे मास्टर क्लास में तो आपको समझ में आएगा कि ये किस तरह से काम चल रहा है। देखिए अगर आप ग्लाइकोलिसिस पे बात करें तो आपको याद होगा 4 ATP बने थे, नेट की बात नहीं कर रहा हूं, कितने बने थे, 4 ATP बने थे। और आप अगर याद करें तो 2 NADH बने थे। ये मैंने बात करी किसकी, ग्लाइकोलिसिस की। उसके बाद में जब आप बात करते हैं पायरुवेट से एसिटाइल CoA, क्योंकि 4 स्टेप है हमारे पास में, इसको तरीके से लिखते हैं, तो हमने ये कहा कि हम ग्लूकोज को जो तोड़ रहे हैं वो 4 स्टेप में तोड़ रहे हैं। अब आप यील्ड खुद कैलकुलेट कीजिएगा। देखिए आपने ग्लूकोज को पायरुवेट में कन्वर्ट किया, पायरुवेट को आपने एसिटाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट किया, एसिटाइल कोएंजाइम A को आपने क्रेब्स साइकिल में रखा और उसके बाद में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन करी। सो ये इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब आप देखिए यहाँ पर आपने कहा कि 4 ATP बने और 2 NADH, यहाँ पर देखिए 2 NADH, यहाँ पर देखिए 6 NADH, 2 FADH2 और 2 ATP। तो अगर आप NADH का, अगर आप ये देखें NADH तो अप्रॉक्सीमेटली 3 ATP, हालांकि मेम्ब्रेन लीकी होती है, रियल लाइफ सिचुएशन में ये 2.5 आता है, ये 2.5 आता है। अगेन दिस कंसेप्ट हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड इन मास्टर क्लास इन क्वाइट डिटेल। और FADH2 से अभी आप ये ले लीजिए कि 2 ATP बनते हैं, हालांकि ये नंबर भी नेचुरल लीकीनेस की वजह से 1.5 आता है। सो मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई। तो टोटल NADH काउंट कीजिए, 2 4 6 10 30, FADH2 काउंट कीजिए 4। सो इसका मतलब FADH2 2 मतलब 2 ATP 4 हो गए, तो 34 36 एंड 4, टोटल बने कितने, 40। लेकिन 2 कहाँ इस्तेमाल कर लिए, तो याद कीजिए ग्लाइकोलिसिस में कुछ इस्तेमाल किए थे क्या पायरुवेट के ट्रांसपोर्ट में कुछ इस्तेमाल किए थे। तो व्हाट विल बी द नेट ATP, यहां से आपका वो बैलेंस शीट बननी चाहिए। अब आपको ये समझ में आ रहा है कि आपको ये पता लगा कि कहां कहां क्या क्या बना था। अब हमने ये कहा कि अब आपने देखना है खर्चा क्या क्या हुआ था। ये मैं क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। याद रखिए ग्लाइकोलिसिस में क्या इस्तेमाल किया, क्या किसी चीज को माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स के अंदर ट्रांसपोर्ट करने में भी इस्तेमाल किया ATP को, तो फिर मेरी नेट यील्ड क्या आएगी। सो मुझे उम्मीद है ये जो रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट है अब आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। और एक बात याद रखिएगा, एक थ्योरेटिकल यील्ड है, एक प्रैक्टिकल यील्ड है। एक थ्योरेटिकल यील्ड आएगी आपके इसके बाद में, और उसके बाद में फिर ये एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा कि NADH से ये 3 की जगह आपको ATP मॉलिक्यूल कितना लेना पड़ेगा, 2.5 जो प्रैक्टिकल आता है, और यहां पर 1.5, और फिर आपको ये पता चलेगा कि एक्चुअल यील्ड कितनी है। और एक चीज और समझ लीजिए यहां पर बड़े ध्यान से देखिए। तो जब मैं कैलोरीज की बात करता हूं तो एक और हिंट आपको दे रहा हूं। दीज विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। तो हमने ये कहा कि 68600 ये एनर्जी ग्लूकोज की बात करी हमने। फिर हमने कहा कि ATP में एक बॉन्ड तोड़ने से इसको 7300 इससे कैलकुलेट कीजिए। तो अब आप ये देखिए कि नेट ATP कितने बने ग्लाइकोलिसिस में। सो से फॉर एग्जांपल 7300 इंटू 2, सो ये कितना हो गया 14600, कितने में से 686000, एक एफिशिएंसी आप कैलकुलेट कीजिए।
फिर आप देखिए कि थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल में क्या अंतर है। इसी तरह से आप हर स्टेप की क्या कर सकते हैं, एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये दो वैल्यूज आपको याद रखनी है। तो आप ये देखेंगे ग्लाइकोलिसिस में बहुत कम एनर्जी क्या की गई है, ट्रैप की गई है। और ओवरऑल एफिशिएंसी आप देखेंगे, देन यू विल बी सरप्राइज्ड कि वेदर दिस इज सच एन एफिशिएंट प्रोसेस और नॉट। लेकिन यहां पर जो एफिशिएंसी आएगी, इस तरह के क्वेश्चन जरूर करिएगा, मास्टर क्लास में उसके जरूर देखिएगा ऑडियो सॉल्यूशंस। यहां पर जो एफिशिएंसी आएगी उसको जब आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑटोमोबाइल से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, जो ह्यूमन बीइंग्स ने बनाई है, उससे भी बेटर है, देन यू विल बी अमेज्ड एट द कैपेबिलिटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सो मुझे उम्मीद है ये भी बात आपको समझ में आ गई। अब फाइनल जो बात है वो ये है कि ये जो एम्फीबॉलिक पाथवे है, यहां पर ये किस तरह से, मैंने आपको पहले भी बताया था कि फैट से, देखिए फैटी एसिड से आपने एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाया, अमीनो एसिड से आपने पायरुवेट बनाया। तो यहीं पर हम ये कह रहे थे कि कोई नया पाथवे नहीं है, इनके किसी ना किसी प्रोडक्ट को इसी पाथवे में घुसना पड़ेगा, और ये एम्फीबॉलिक पाथवे है। इसका एक बहुत बढ़िया एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दे देता हूं, वो बड़े ध्यान से समझ लीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज को आपने कन्वर्ट किया पायरुवेट में, पायरुवेट को आपने कन्वर्ट किया एसिटाइल कोएंजाइम ए में, इसको आपने डाला क्रेब्स साइकिल में, सारी की सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आपने यूज़ की रिड्यूसिंग पावर, और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से एटीपी बना दिया। अब हम कह रहे हैं कि हमें फैटी एसिड से क्या लेना है, फैट था, फैट को आपने हाइड्रोलाइज करके फैटी एसिड बनाया, उससे आपने क्या लेना है, एटीपी बनाना है, उससे आपने एनर्जी लेनी है। तो आपने फैटी एसिड को कन्वर्ट किया एसिटाइल कोए में। देखिए एसिटाइल कोए से आप फैटी एसिड भी बना सकते हैं, एम्फीबॉलिक पाथवे। तो ये कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक दोनों तरह के रिएक्शंस के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, इंटरमीडिएट ऑफ क्रेब्स साइकिल खास तौर पे, और इंटरमीडिएट ऑफ नॉट ओनली क्रेब्स साइकिल बट द एंटायर थिंग दैट यू आर सीइंग इन द ग्लूकोज ऑक्सीडेशन। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेल्टिंग पॉट ऑफ मेनी मेटाबॉलिक पाथवेज। सो बहुत सारे मेटाबॉलिक पाथवेज यहाँ से शुरू भी हो सकते हैं, यहाँ पर घुस भी सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये आपको जो एनसीईआरटी समझाने की कोशिश कर रही है, ये आपको मेटाबॉलिज्म में बहुत की कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखिए इस प्रोसेस को कहते हैं बीटा ऑक्सीडेशन, और ये बीटा ऑक्सीडेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ये बीटा ऑक्सीडेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। इसमें हमने देखा था कि कीटोन बॉडीज़ बनती हैं, कीटोन बॉडीज़ बनती हैं, इसीलिए हमने देखा था डायबिटिक्स जब ग्लूकोज का इस्तेमाल नहीं कर पाते और फैट को तोड़ते हैं तो उनको कीटोन्यूरिया हो सकता है। दूसरी चीज़ ये समझिए कि अगर कोई आदमी एक्सरसाइज नहीं कर रहा और खूब खाना खा रहा है तो उसका एटीपी का सोर्स काफ़ी कंप्लीट होगा, तो उसके पास एटीपी का सोर्स काफ़ी कंप्लीट है। अब मेन चीज़ ये है कि आप एसिटाइल कोए को ऐसे टाइम पर क्रेब्स साइकिल में नहीं भेजना चाहेंगे, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है, एटीपी उतना ही बन सकता है जितना एडीपी होगा। तो सारा एडीपी आपने किस में बना दिया, एटीपी में। अब आपके पास और एटीपी बनाने के लिए एडीपी नहीं है, तो आप एसिटाइल कोएंजाइम ए को किस में नहीं भेजेंगे, क्रेब्स साइकिल में, इधर भेजेंगे फैटी एसिड में, और ये फैटी एसिड से फैट बनाएंगे और वो बॉडी में स्टोर होगा। इसीलिए दिस इज द रीजन ऑफ ओबेसिटी इन एनिमल्स में मैंने आपको ओबेसिटी की वजह बता दी। तो अगर मान लीजिए कोई जना आपसे कहता है कि मैं बहुत तली हुई चीज़ नहीं खा रहा फिर भी मोटा हो रहा हूं, तो कोई ऐसी बात नहीं है, शुगर ज़्यादा खा रहा होगा, ग्लूकोज ज़्यादा खा रहा होगा, क्योंकि एक्सेस ग्लूकोज कैन बी कन्वर्टेड इनटू फैट। दिस इज वन ऑफ द एक्शंस ऑफ इंसुलिन। और अब आप समझ गए होंगे क्यों एक्सरसाइज मदद करती है, क्योंकि आप इसको तोड़ते रहेंगे तो एसिटाइल कोए यहाँ नहीं जाएगा, यहाँ जाएगा, और ये फिर क्या होगा, एटीपी बनता चला जाएगा। तो आई होप दिस थिंग इज एब्सोल्युटली क्लियर। और लास्ट जो बहुत ज़्यादा डिस्कस करने की भी जरूरत नहीं है, रेस्पिरेटरी कोशेंट। आपको ये सब चीज़ों के नाम याद रखने चाहिए कि जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है तो व्हाट विल बी द रेस्पिरेटरी कोशेंट। 2019 में डायरेक्ट क्वेश्चन ये था कि ट्राइपामेटिन का रेस्पिरेटरी कोशेंट क्या है। तो देखिए मैंने इतना ज़्यादा एक्सप्लेन किया आपके सामने। 2019 का अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन डायरेक्टली ये था कि ट्राइपामेटिन का रेस्पिरेटरी कोशेंट क्या है। तो ये खोदा पहाड़ निकली चुईयां, वो भी मरी हुई, इस तरह से भी हो सकता है। एग्जाम आपकी उम्मीद से ज्यादा आसान निकलेगा, तो घबराइएगा नहीं, एग्जाम उम्मीद से ज्यादा आसान निकलेगा, डरना नहीं है। कुछ बेसिक कंसेप्ट्स बिल्कुल सही तरीके से होने चाहिए, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि यहां पर मैंने बहुत बेसिक्स डिस्कस किए। This can be much complicated, you can actually understand by my discussion. This thing can be very interesting, this can be very complicated as well. There are so many things that are merging at a particular point and it can be very fascinating. पर याद रखिए कि बेसिक थिंग्स आपको सबसे पहले आनी चाहिए एग्जाम में। और जैसा मैंने आपसे कहा था कि बैलेंस शीट पर और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में
time permitting, and if you require, I can provide you some very good videos where I have discussed the entire concept in a lot of detail. तो मुझे उम्मीद है इस सेशन में आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ होगा. Thank you so much. Keep reading NCERT, keep practicing the questions from master class, and have confidence, and you will do very, very well in NEET entrance. Thank you. प्ले स्टोर पे जाइए, नीट प्रेप टाइप करिए और नीट प्रेप का ऐप इंस्टॉल कीजिए और आज ही मास्टर क्लास से प्रैक्टिस करना चालू करिए.